Hello friends, this is Mahesh Kumar and you are here with me on your own YouTube channel, that is Zenipex Education. Okay friends, in today's video we are going to study about Swaraj Party. Swaraj Party, which is also known by the name Congress Khilafat Swaraj Party. Okay, स्वराज पार्टी की स्टैब्लिशमेंट 1 जनवरी 1923 को की गई। कांग्रेस के कुछ ऐसे लीडर्स जिनकी सोच थोड़ी अलग थी और वे चाहते थे कि काउंसिल्स यानी जो विधानसभाएं या उस समय की संसद थी उनका विरोध न करके, उनका बहिष्कार न करके उनमें प्रवेश किया जाए और उनमें प्रवेश करके उनकी सदस्यता हासिल करके अंदर से उनका जो वर्किंग प्रोसेस है उसमें बाधाएं उत्पन्न की जाएं, ब्रिटिश गवर्नमेंट की कार्यप्रणाली को प्रभावित किया जाए, जिससे कि वो कोई भी इस तरह की पॉलिसीज़, इस तरह की रीतियां, नीतियां, नियम, कानून ना बना सकें जिससे कि भारत को नुकसान पहुंचता हो। जो भी भारत के जो नागरिक हैं उनके हितों को जो विपरीत रूप से प्रभावित करने वाली चीज़ें हैं वो काउंसिल्स में ना हो पाएँ, इसके लिए ही स्वराज पार्टी की ये सोच थी कि उनमें प्रवेश करिए और वहाँ पहुँच कर के ऐसी चीज़ों का विरोध करिए। ओके, तो इसकी इस्टेब्लिशमेंट गया सेशन के जस्ट बाद हुई। कांग्रेस के गया सेशन जो कि 1922 में हुआ और इसमें C.R. दास ने अध्यक्षता की थी और C.R. दास की अध्यक्षता में ही इसमें प्रस्ताव लाया गया है जिसमें कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से भारत के लिए अधिक से अधिक शासन सत्ता में हिस्सेदारी और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग की गई, डिमांड की गई। ओके, इसके साथ ही प्रेसिडेंट C.R. दास जो थे वो एक और प्रपोज़ल लेकर के आए और इस प्रपोज़ल में उन्होंने काउंसिल एंट्री बिल पेश किया। ओके, यही कि कांग्रेस के लीडर्स को काउंसिल्स में एंट्री करनी चाहिए, इस संबंध में एक बिल उन्होंने रखा सदन में जो कि फेल हो गया, जो कि पास नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि अधिकतर जो गांधीवादी लीडर्स थे वो इसके खिलाफ थे। ओके, तो इसलिए ये बिल फेल हो गया, फॉल फ्लैट, एंड देन ही रिजाइंस फ्रॉम द कांग्रेस। अपनी अध्यक्षता में ही वो बिल पास नहीं करवा सके, इसी गुस्से में उन्होंने, इसी नाराज़गी में कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया और अपनी एक अलग पार्टी बनाने का ऐलान किया और वही पार्टी उनकी 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी या कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से जानी जाती है। ओके, 1923 में इस पार्टी को कांग्रेस के द्वारा इलेक्शंस लड़ने के लिए अलाउ कर दिया गया। ऑफिशियली कांग्रेस ने अलाउ किया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, 1923 में काकीनाडा सेशन हुआ और काकीनाडा सेशन में कांग्रेस ने स्वराज पार्टी को इलेक्शंस लड़ने के अलाउ कर दिया। 1923 का ही एक स्पेशल सेशन हुआ जो कि दिल्ली में हुआ और इसमें स्वराज पार्टी को कांग्रेस के सेशंस को भी अटेंड करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई। ओके, फिर 1924 में बेलगांव सेशन हुआ और यहाँ पे गांधी और C.R. दास जी के बीच में एक पैक्ट किया गया जिसको कि गांधी दास पैक्ट के नाम से जाना जाता है और इस पैक्ट में और कुछ नहीं था, बस यही था कि स्वराज पार्टी जो है वो कांग्रेस की ही एक सब्सिडी बॉडी है, उसी का एक हिस्सा है और कांग्रेस का समर्थन है, पूरी तरह से कांग्रेस का समर्थन स्वराज पार्टी को है। जो भी करना चाह रही है वो करे, लेकिन वो कांग्रेस का ही हिस्सा मानी जाएगी। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि जो चीज़ें आपने कई बार सुनी होंगी, पढ़ी होंगी कि ये कांग्रेस में दूसरा विभाजन था। ओके, तो ये दूसरा विभाजन नहीं था। पहला विभाजन 1907 में जो हुआ था वही विभाजन रहा है कांग्रेस में, उसके बाद कोई विभाजन की कंडीशन उत्पन्न नहीं होने दी। तो देखिए, 2 बार ऐसी कंडीशंस बनती है जहाँ की राजनीतिक मतभेद होते हैं, जहाँ राजनीतिक रूप से सोच में अंतर पड़ता है। पहली चीज़ तो ये स्वराज पार्टी के गठन के समय 1922-23 में। ओके, और दूसरा ऐसा आता है जब गांधी जी के विरोध के बाद भी सुभाष चंद्र बोस जी 1939 में फिर से कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं। ओके, तो दोनों बार ऐसी कंडीशंस खड़ी हुई, लेकिन दोनों ही बार कांग्रेस के लीडर्स ने बहुत मैच्योरिटी दिखाई और उन्होंने
कांग्रेस में दो फाड़ नहीं होने दिए, उसका डिवीज़न नहीं होने दिया। उसकी वजह यही थी कि उनके सामने 1907 का एग्जाम्पल था और उन्होंने देखा था कि 1907 में जब कांग्रेस का डिवीज़न हो गया था तो किस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहीं ज़्यादा मनमानी की थी और भारत के लोगों को, भारत की आज़ादी की मुहिम को उन्होंने एक तरह से दबाया था। इसीलिए स्वराज पार्टी के गठन के समय कांग्रेस के लीडर्स ने कांग्रेस में दो फाड़ होने की कंडीशन बिल्कुल भी उत्पन्न नहीं होने दी। ओके, 1926 का जो सेशन हुआ गुवाहाटी में हुआ था और इस सेशन की अध्यक्षता खुद श्रीनिवास अयंगर जी ने की थी। श्रीनिवास अयंगर जो कि कांग्रेस के एक और सीनियर लीडर थे, हालांकि वो स्वराज पार्टी की सोच को ज़्यादा सपोर्ट करते थे और स्वराज पार्टी के गुट में ही एक तरह से शामिल थे। ओके, इसके साथ ही स्वराज पार्टी अपने अभियान को शुरू कर देती है। ओके, यहाँ पे माना जाता है कि ये जो स्वराज पार्टी थी वो यहीं मर्जर हो गया था 1926 में, जो श्रीनिवास अयंगर जी की अध्यक्षता में सेशन हुआ था उसमें ही मान लिया जाता है कि यहाँ पे फिर से स्वराज पार्टी का और इसका ऑफिशियली मर्जर भी कर दिया गया था। ओके, हालांकि 1930s तक लगभग ये काम करती रहती है स्वराज पार्टी अपने नाम से। ठीक है, तो इसके साथ ही ये शुरू हो जाता है कांग्रेस का, स्वराज पार्टी का अपना अभियान। सो कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी जिसे हम कह सकते हैं। असल में था क्या, ये देख लेते हैं चलिए कि स्वराज पार्टी की बैकग्राउंड क्या थी, क्यों आखिरकार बनी है। तो था क्या कि जो इससे पहले नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था। ओके, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का 1922 के अर्ली मंथ्स में यानी फरवरी में ही उसको कॉल ऑफ कर दिया जाता है, उसको स्थगित कर दिया जाता है गांधी जी के द्वारा। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह मानी जाती है चौरी चौरा कांड, जो कि यूपी के गोरखपुर में हुआ था 4 फरवरी को। ओके, 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर में चौरी चौरा कांड हुआ, जिसमें कि काफ़ी हिंसा हुई थी, काफ़ी बड़े पैमाने पे पूरे थाने को आग लगा दी थी नाराज जनता के द्वारा, क्योंकि पुलिस ने गोलीबारी करके उनके एक व्यक्ति को मार दिया था और उसके ही विरोध में भीड़ ने गुस्से में आकर के पूरे थाने को ही फूंक दिया था, जिसमें 22 पुलिस वाले जल करके मारे गए थे। और गांधी जी इस बात को समझते थे कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहाना मिल जाएगा बुरी तरह से रिप्रेस करने का कानून, इसको पूरी मूवमेंट को, इसलिए उन्होंने बहुत ही मैच्योरिटी दिखाते हुए उसको वापस ले लिया था। अधिकतर जो हिस्टोरियंस हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि गांधी जी का जो कदम था वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका था लगभग इसको चलते हुए, और कहीं ना कहीं मूवमेंट में भी एक वो शिथिलता सी आने लगी थी, क्योंकि लोगों के बहिष्कार करने का, लोगों के त्याग करने की भी अपनी एक सीमाएं होती हैं। तो इसीलिए गांधी जी के इस कदम को कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को थामा जाए अधिकतर लोग सही मानते हैं, अधिकतर हिस्टोरियन सही मानते हैं। हालांकि बहुत सारे जो कांग्रेस के उस समय के लीडर्स थे उनकी सोच अलग थी, उनका मानना अलग था। ओके, तो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को वापस लिया गया तो बहुत सारे जो लीडर्स थे और आम पब्लिक थी वो क्लूलेस रह गए, वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार गांधी जी ने क्या किया। ओके, वो बहुत ही एक्टिव मोड में आ चुके थे और वो चाहते थे कि ये चीज़ लगातार चलती रहे। ओके, वो गांधी जी की पॉलिसी को बिल्कुल नहीं समझ सके, उनकी स्ट्रेटेजी को बिल्कुल नहीं समझ सके, क्योंकि लीडर्स और पब्लिक दोनों ही पूरी तरह से एक्टिव मोड में थे और वो कुछ करने की, कुछ कर गुजरने की कंडीशन में थे। ओके, किसी न किसी तरह की कार्रवाई में, किसी न किसी तरह की एक्टिविटी में वो लगे रहने की कंडीशन में थे। पूरी उनकी मानसिकता इस तरह की थी, पूरी उनकी सोच उस समय ऐसी थी कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर ये इसी तरह से मूवमेंट चलती रहे तो कुछ ही दिनों में आज़ादी मिल जाएगी। हालांकि ऐसा था नहीं एक्चुअली में। ओके, लीडर्स डिवाइडेड इन प्रो चेंजर्स एंड नो चेंजर्स। ओके, तो इसके साथ ही जो पूरी कांग्रेस थी उसके जो लीडर्स थे वो 2 ब्रॉड ग्रुप्स में बांटे जा सकते थे। कुछ ऐसे थे जो प्रो चेंजर्स थे, यानी बदलाव को, कांग्रेस की जो नीतियां थी उनमें बदलाव को पसंद करते थे, और कुछ ऐसे थे जो
कहते थे नहीं, कांग्रेस जैसी चल रही है, जिस तरह से गांधी जी के नेतृत्व में हम चल रहे हैं वैसे ही चलते रहने की ज़रूरत है, कोई किसी चेंज की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो दो टाइप के लोग यहाँ हो गए, दो टाइप के नेता थे कांग्रेस में इस समय। एक तो वो जो उसकी रीति नीति में बदलाव चाहते थे, और दूसरे वो जो रीति नीति में बदलाव नहीं चाहते थे। जो बदलाव चाहते थे वो प्रो चेंजर्स कहलाए, और जो बदलाव नहीं चाहते थे वो नो चेंजर्स कहलाए। और ये प्रो चेंजर्स और नो चेंजर्स स्पेशली इस मुद्दे पर डिवाइड किए गए हैं, इस आधार पे कि कौन से लोग हैं जो काउंसिल्स में एंट्री चाहते हैं और कौन से लोग हैं जो काउंसिल्स में एंट्री नहीं चाहते। ओके, मतलब किन लोगों को ये लगता है कि कांग्रेस को अपना अभियान आगे चलाए रखने के लिए जो काउंसिल्स हैं उनमें प्रवेश करने की ज़रूरत है, और किन लोगों को ऐसा लगता है कि उनको काउंसिल्स में प्रवेश करने की ज़रूरत नहीं है, बाहर से ही उन्हें विरोध करना चाहिए। क्योंकि जो नो चेंजर्स ग्रुप के लोग थे वो ये मानते थे कि अगर आप उनमें प्रवेश कर जाओगे तो ब्रिटिशर्स की जो रीति नीति हैं उनकी एक तरह से आप उनकी अफर्मेशन कर दोगे, वो प्रमाणित हो जाएंगी कि ठीक है। ओके, और फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट दुनिया भर में इसका प्रचार करेगी कि देखिए कांग्रेस तो खुद हमारी जो काउंसिल्स हैं उनका हिस्सा है। ओके, हमने वहाँ पे मतलब गवर्नमेंट को एफिशिएंटली चला रहे हैं। तो फिलहाल प्रो चेंजर्स जो थे उसमें CR दास मेन थे, ML नेहरू, मोतीलाल नेहरू उनके साथ थे, अजमल खान थे, हकीम अजमल खान, श्रीनिवास आयंगर थे, सुभाष चंद्र बोस, NC केलकर और विट्ठल भाई पटेल। ओके, ये प्रो चेंजर्स थे। इसके अलावा जो नो चेंजर्स थे, नो चेंजर्स में बाकी लगभग सभी नेता थे, जैसे मुख्य राजगोपालाचारी, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद जी एट्सेट्रा। राजेंद्र प्रसाद जी जो कि बाद में भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। ठीक, तो फिलहाल स्वराज पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट हो जाती है, और स्वराज पार्टी की इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही CR दास को उसका प्रेसिडेंट बनाया जाता है। चित्तरंजन दास जो कि बंगाल से थे, उनको इसका प्रेसिडेंट बनाया जाता है। मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी बनते हैं, और विट्ठल भाई पटेल, NC केलकर एट्सेट्रा जो थे वो इसके दूसरे सदस्य बनते हैं। ओके, चलिए आगे इसके एम्स देख लेते हैं, इसके उद्देश्य देख लेते हैं कि आखिरकार इनके उद्देश्य क्या क्या थे। तो इसके उद्देश्य में मेन चीज़ थी बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही कम समय में भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना, पहला उद्देश्य। ओके, इनका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि कांग्रेस के लिए डोमिनियन स्टेटस जितनी जल्दी प्राप्त कर सकते हैं उतनी जल्दी प्राप्त किया जाए। दूसरा, ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल में रखा जाए, जो नौकरशाह लोग हैं उन पे प्रभावी कंट्रोल करा जाए, जो कि आप सीधे संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य बन कर के ही कर सकते हैं। ओके, इनका ये मानना था, इसीलिए ये चाहते थे कि काउंसिल्स में एंट्री की जाए। तीसरी चीज़, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी हो, मतलब जो राज्य हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्वतंत्रता हो। ओके, वो केंद्रीय सरकार के ज़्यादा कंट्रोल में ना रहें। ओके, स्वराज्य की डिमांड थी। इसके साथ ही पूरे स्टेट मशीनरी और ऑर्गेनाइजेशन को, पूरी स्टेट मशीनरी को सीधे सीधे जनता के कंट्रोल में लाने की, जनता के अंडर में लाने की मुहिम थी इनकी। ओके, इसके साथ ही साथ ये इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल जो लेबर थी उसको भी ऑर्गेनाइज करना चाहते थे, उसको अपनी किसी संस्था में ऑर्गेनाइज करना चाहते थे, अपनी किसी संस्था के अंडर में उनको इकट्ठा कर रखना चाहते थे। जैसे कि यहाँ तक आते आते एटक वगैरह की भी इस्टेब्लिशमेंट हो चुकी थी, जो मजदूर वगैरह की जो यूनियन थी वो भी बन चुकी थी। ओके, तो ये चीज़ थी। इसके साथ ही उनका एक ये कोशिश थी कि जो मुहिम वो इंडिया में चला रहे हैं, एंटी ब्रिटिश जो मूवमेंट यहाँ चला रहे हैं, उन विचारों को विदेशों तक फैलाया जाए। और इसके लिए उनकी ये प्लानिंग थी कि एक ऐसी कोई बॉडी बनाई जाए जिसमें कुछ एक्टिव ऐसे सदस्यों को शामिल किया जाए जो विदेशों में या तो जाएं, खुद फिज़िकली जाएं वहाँ पे, या फिर वहाँ की प्रेस में अपने आर्टिकल्स, अपने लेख वगैरह लिख करके दें, जिससे कि इंडिया में जो कुछ चल रहा है वो विदेशों में भी, विदेशी मीडिया में भी जाए और उससे ब्रिटिश गवर्नमेंट पे प्रेशर बने। ओके, साथ ही साथ ये जो कांग्रेस के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स थे उनको भी चलाए रखने के
हामी थे उसको भी चलाए रखने के लिए समर्थन करते थे कि वो प्रोग्राम्स चलते रहने चाहिए एज इट इज़, बिकॉज दे आर गुड फॉर द सोसाइटी एंड दे कीप द पीपल यूनाइटेड, है ना। वो उनका ये मानना था कि इन सुधारवादी प्रोग्रामों से कांग्रेस में और इंडिया के लोगों में एकता बनी रहेगी, ये बहुत ज़रूरी है इसलिए। तो चलिए आगे देखते हैं कि आखिरकार उनकी सफलताएं क्या क्या थीं, उन्होंने आखिरकार क्या क्या हासिल किया हमारे देश के लिए। ओके, तो पहली चीज़ तो यही कि उन्होंने जो एंटी इंडियन एक्ट्स वगैरह आते थे उनका भरपूर विरोध किया काउंसिल्स में, क्योंकि वो काउंसिल्स के मेंबर्स थे, विधानसभाओं के अंदर बैठे थे, इसलिए वहाँ रह करके, वहाँ बैठ करके उन्होंने एंटी इंडियन पॉलिसीज़, एंटी इंडियन लॉज एट्सेट्रा का जमकर विरोध किया। ओके, दूसरी चीज़, उन्होंने जो 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रदेशों में डायरकी लगाई गई थी वो कितनी इनफेक्टिव है इसको एक्सपोज किया ना। उन्होंने इस चीज़ को एक्सपोज किया कि प्रदेशों में जो आपने डायरकी लगाई है वो पूरी तरह से लगभग निष्प्रभावी है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, थर्ड थिंग, मडीमैन कमेटी उनकी जो कोशिशें थी उनकी वजह से बनी। मडीमैन कमेटी और कुछ नहीं थी, यही काउंसिल्स में जो सुधार उन्होंने सपोज किए गए थे, उन्होंने जो प्रपोज किए थे, सॉरी, उन सुधारों से रिलेटेड ही मडीमैन कमेटी बनी थी। जो काउंसिल्स हैं उनको रिव्यू करने के लिए मडीमैन कमेटी बनाई गई। ओके, तो ये एक तरह से इनकी सफलता थी। नेक्स्ट, पब्लिक सेफ्टी बिल हॉल्टेड। पब्लिक सेफ्टी बिल लाया गया 1928 में। ये कुछ और नहीं था बल्कि जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट एलिमेंट्स इंडिया में पनप रहे थे बहुत तेज़ी से। ओके, और कुछ लोग विदेश से भी यहाँ पे आए थे इन तरह की चीज़ों को, इन एलिमेंट्स को समर्थन देने के लिए। उनको बिना किसी ट्रायल के जेल में रखने का एक कानून था। इसमें 2 साल तक लगभग बिना कोई ट्रायल किए उनको हिरासत में रखा जा सकता था। तो इस तरह से बहुत ही रिप्रेसिव होने वाला था ये, जैसे कि काला कानून आया था। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कुछ टाइप का वो जो आया था पीछे 1919 में, तो वैसा ही कुछ इस कानून को माना जा रहा था। और ये माना जा रहा था कि ये गवर्नमेंट के हाथ में एक बहुत ही ख़तरनाक हथियार हो जाएगा, जिसके द्वारा कि वो हमारी जो नीतियाँ हैं, हमारे जो समर्थक हैं, उनको रिप्रेस करेंगे बुरी तरह से। ओके, तो इसलिए पब्लिक सेफ्टी बिल को इन्होंने पास नहीं होने दिया। इसके साथ ही ब्रिटिशर्स जो थे वो मैनिपुलेट नहीं कर पाए, पूरे जो सिस्टम था, गवर्नमेंट का जो सिस्टम था, उसको अब मैनिपुलेट नहीं कर पाए, और ये भी स्वराज पार्टी की एक बहुत बड़ी सफलता थी। ओके, तो हमने देखा कि क्या क्या उनके एम्स थे, क्या उनके गेन्स थे। अब ये देख लेते हैं कि आखिरकार उनकी क्या लिमिटेशंस थी, क्या कमियां रही उनकी। ओके, तो लिमिटेशंस में यही था कि कई बार वो जो जब शामिल हुए इसमें, स्वराज पार्टी जो था, काउंसिल से एंट्री की, तो कई बार ऐसा लगता था कि वो विरोध करने के बजाय वो कोऑपरेट करने लगे हैं। ओके, जैसे विट्ठल भाई पटेल जो थे वो उसके केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष भी बने 1925 में। ओके, और इसके साथ ही नेहरू जो थे वो स्किन कमेटी के सदस्य बने थे। तो ऐसा कई बार देखने में आया कि जहाँ ये लगने लगा कि अरे ये तो विरोध ना करके ये तो एक तरह से वहीं जा कर के खो गए, अपने जो इनके रियल ऑब्जेक्टिव्स थे, रियल मोटिव्स थे, उनको भूल गए, और ये तो वहाँ जाके उल्टा ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करने लगे। ओके, तो ऐसी कई बार कंडीशंस खड़ी हुई। इसके साथ ही साथ जो इनकी इंटरनल इनकन्सिस्टेंसी थी वो भी सतह पे आ गई। इंटरनल इनकन्सिस्टेंसीज इस तरह की कि पहले तो ये स्वराज पार्टी के रूप में एक साथ स्ट्रगल करने वाले थे, और इनकी पॉलिसी ये थी कि जाकर के सिर्फ काउंसिल एंट्री करके किसी तरह से, और वहाँ जा कर के गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ का विरोध करना है, गलत चीज़ों को पास नहीं होने देना है वहाँ से। ओके, लेकिन फिर देखने में आया कि जो इनके जो खुद सदस्य थे, जिसका किसी का अगर मान लीजिए टिकट नहीं हुआ स्वराज पार्टी से, तो वो विपक्षी पार्टियों से मिल गया या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में लड़ने लगा, और उसने स्वराज पार्टी के ही मेंबर्स को हरवा दिया। ओके, जैसा कि आज के समय में होता है, कुछ बगावत कर जाते हैं कुछ पार्टीज़ के सदस्य, और वो पार्टी के खिलाफ ही इलेक्शन लड़ने लगते हैं। तो वैसा ही यहाँ भी देखने में आता था।
तो इंटरनल इनकन्सिस्टेंसीज थी, और ये कहीं ना कहीं एक्सपोज करती हैं कि स्वराज पार्टी के जो सारे मेंबर्स थे, दे वर नॉट ड्रिवन बाय द स्ट्रॉन्ग national feelings only. Okay, there were some personal motives also. Okay, which were active there. कुछ पर्सनल मोटिव्स भी थे लोगों के, और वो स्वराज पार्टी के आड़ में उसको पूरा करना चाहते थे, जैसे कि विधानसभाओं के सदस्य वगैरह बनना. ओके, इसके साथ ही सी आर दास की जो डेथ हुई 1925 में, उससे भी स्वराज पार्टी को बहुत धक्का लगा, बहुत कमज़ोर हुई वो. और जो फाइनल ब्लो था वो साइमन कमीशन के रूप में आया. साइमन कमीशन जो कि 1927 में आया, और उसके द्वारा ये प्रपोज किया गया, वो मतलब बनाया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अधीन बनाया गया था, और उसका उद्देश्य ये था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोग्रेस हुई है इंडिया में उसको प्रीव्यू किया जाए, और उसके प्रीव्यू के आधार पे ही आगे की जो रीतियाँ हैं, आगे किस तरह से भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट होंगे और दूसरी चीज़ें प्रोग्रेस करेंगी, वो निर्धारित की जाए या उनमें चेंज किए जाएं. ओके, तो जब साइमन कमीशन बन गया तो स्वराज पार्टी के जो उद्देश्य थे एक तरह से वही पूरी तरह से ख़त्म हो गए. सैद्धांतिक रूप से उसके पास अब कुछ ऐसा बचा नहीं था जिसकी वजह से कि वो आगे और कंटिन्यू कर सकें. तो इसीलिए स्वराज पार्टी का धीरे धीरे अंत हो गया, समाप्ति हो गई उसकी. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड डोंट फॉरगेट टू like and subscribe our channel if you find it helpful in your studies. Okay, thank you.